स्नेहाशीष। सुप्रभातम। मैं आप लोगों की हिंदी विषयाचार्य सुषमा मैम आज पठन पाठन की श्रृंखला में क्षितिज गद्य खंड के अंतर्गत जो पाठ पढ़ा रही थी, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो पिछली कक्षा में मैंने आपको लेखक परिचय एवं सारांश पर प्रकाश डाला था। आपने भली भांति समझा होगा और कॉपी पर लिखा होगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि गद्यांश पर आधारित संबंधित जो अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न होते हैं उन पर प्रकाश डालूंगी, उनके प्रश्नों के उत्तर को भी बताऊंगी। तो बच्चों, तो देखो मैं गद्यांश बताऊंगी, आप संकेत के माध्यम से लिखेंगे और गद्यांशों से संबंधित मैं प्रश्न बताऊंगी, उसके उत्तर बताऊंगी। आप भली भांति सुनेंगे, समझेंगे, फिर कॉपी पर एक एक करके लिखेंगे। तो ध्यान दें, पहला गद्यांश है, मैं पढ़ती हूँ। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो, यह सवाल किसी ईश्वर से पूछें। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा की उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती हुई भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक परिजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। तब भी वह इलाहाबाद में थे और तब भी वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। तो बच्चों, यह गद्यांश है, आपको संकेत के माध्यम से मैंने लिखा है। आप पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसको देखेंगे। तो इसे प्रश्न तो प्रस्तुत संस्मरण के माध्यम से लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने यूरोप के एक बेल्जियम रेम्स चैपल शहर में जन्मे फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक एवं व्यवहारिक विशेषताओं का वर्णन किया है। तो बच्चों, इसमें अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न हैं, मैं बता रही हूँ। मैं प्रश्न बोलूँगी और उत्तर भी बताऊँगी। यद्यपि मैंने प्रश्न लिख के भेजे भी हैं PDF के माध्यम से, आपको उत्तर सुन के समझ करके लिखने। समझ में आया होगा। तो बच्चों, पहला प्रश्न मैंने दिया है, पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। तो जैसा आप लोगों को पता ही है, पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक और लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है, फादर की मृत्यु का क्या कारण था? लेखक ऐसी मृत्यु को अनुचित क्यों मानता है? प्रश्न समझ में आया होगा। फादर की मृत्यु का क्या कारण था? लेखक ऐसी मृत्यु को अनुचित क्यों मानता है? तो ध्यान देंगे बच्चों उत्तर की दृष्टि में। फादर की मृत्यु का कारण क्या था? एक कष्टदायी, बड़ा ही कष्टदायी था, जहरीला फोड़ा। कहते हैं उनकी जहरबाद से उनकी मृत्यु हुई थी, तो जहरीला फोड़ा था। लेखक फादर के लिए ऐसी मृत्यु को इसलिए अनुचित मानता है क्योंकि फादर जीवन भर दूसरों को स्नेह और ममता का अमृत बांटते रहे। अतः ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसी कष्टदायी मृत्यु का विधान नहीं होना चाहिए। तो लेखक ने इसलिए उसको अनुचित बताया है। समझ में आया होगा बच्चों। अगला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर फादर के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। गद्यांश के आधार पर फादर के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। तो जैसा कि बच्चों आपको पता भी है, आपने गद्यांश पढ़ा है, उस पर विशेषताएं क्या हैं? एक तो विशेषता है कि फादर ईश्वर के प्रति गहरी आस्था रखते थे। उनकी ईश्वर के प्रति क्या थी? गहरी आस्था थी। वे देखने में कैसे लगते थे? पादरी जैसे दिखते थे। उनका रंग गोरा, सफ़ेद झाई मारती हुई भूरी दाढ़ी। हाँ तो बच्चों, जैसा कि मैं बता रही थी कि उनका रंग कैसा था? गोरा था, सफ़ेद झाई मारती हुई भूरी दाढ़ी थी और नीली आँखें थी। कैसी आँखें? नीली थी।
वे अपने हर प्रियजन को गले लगाने के लिए हमेशा कैसे रहते थे, आतुर रहते थे। तो बच्चों ये उनके व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं ही हुई जो मैंने आपको बताई, आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलें अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र के आखिरी देहरी पर क्यों दें से लेखक का क्या आशय है। प्रश्न मैं दोहराती हूँ, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र के आखिरी देहरी पर क्यों दें, है ना, इसके लेखक का क्या आशय है, तो इसको आपको आशय स्पष्ट करना है। तो बच्चों ध्यान देंगे उत्तर की दृष्टि में। लेखक ईश्वर से क्या पूछना चाहता है। लेखक ईश्वर से ये पूछना चाहता है कि फादर जीवन भर दूसरों में प्यार और ममता बांटते रहे। क्या बांटते रहे, प्यार और ममता बांटते रहे। फिर जीवन के आखिरी पड़ाव पर ऐसी कष्टप्रद और असाध्य बीमारी देकर ईश्वर कैसी परीक्षा लेना चाहता है, क्योंकि उन्हें असाध्य बीमारी थी न, जहर बात है नहीं, जहरीला फोड़ा हो गया था, तो असाध्य बीमारी हो गई थी। तो असाध्य बीमारी देकर ईश्वर कैसी परीक्षा लेना चाहता है। तो लेखक ने ये आशय स्पष्ट किया। समझ में आ रहा होगा बच्चों। हाँ तो बच्चों चले अगले गद्यांश पर चलते हैं। किताब तो आपको भेजी दी है मैं PDF के माध्यम से, किताब खोल के बैठेंगे, अगले गद्यांश पर ध्यान दें। अगला गद्यांश मैं पढ़ती हूँ, आप भली भांति पढ़ रहे होंगे, सुनेंगे, समझेंगे। देखें, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारी हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हों, हमें अपने आशीषों से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े। तो ये बच्चों गद्यांश हुआ, मैंने संकेत लिख दिया है ना, आप भी संकेत ही लिखेंगे, पूरा गद्यांश नहीं उतारेंगे। अब चलें इसमें प्रश्न। यद्यपि बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, चाहे कोई भी है, यदि आपने गद्यांश भली भांति पढ़ा है तो आप प्रश्नों के उत्तर त्वरित रूप से दे सकते हैं। फिर भी मैं कुछ प्रश्न बताती हूँ और उनके उत्तरों पर भी प्रकाश डालूंगी, आप भली भांति सुनेंगे, फिर प्रश्नों के उत्तर आप कॉपी पर लिखेंगे। तो चलें, पहला प्रश्न है, ध्यान देंगे, परिमल शब्द से क्या तात्पर्य है। ध्यान देंगे, परिमल शब्द से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों ध्यान देंगे, परिमल इलाहाबाद की एक साहित्यिक संस्था थी। क्या थी, परिमल एक साहित्यिक संस्था का नाम है, इलाहाबाद की एक साहित्यिक संस्था थी, जिसमें क्या होते थे, बहुत सारे साहित्यकार आते थे, गोष्ठियाँ होती थीं और इस संस्था से फादर बुल्के और अन्य साहित्यकार जुड़े थे। वहाँ पर क्या होते थे, एकत्रित होते थे और गोष्ठियों में गंभीर बहस होती थी। वे अन्य रचनाकारों की रचनाओं पर अपनी राय व्यक्त करते थे और सुझाव देते थे। तो समझ में आ गया होगा कि परिमल क्या है। परिमल क्या है, इलाहाबाद की साहित्यिक संस्था थी जहाँ पर साहित्यकार आकर आपस में मिलजुल कर गोष्ठियाँ करते थे। तो समझ में आ गया हो बच्चों। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो चलें देखें, इस गद्यांश से अगला प्रश्न है, लेखक को फादर बड़े भाई या पुरोहित जैसे क्यों लगते थे। प्रश्न समझ में आ गया होगा, लेखक को फादर बड़े भाई या पुरोहित जैसे क्यों लगते थे। तो बच्चों, फादर परिमल से जुड़े साहित्यकारों के साथ पारिवारिक रिश्ते रखते थे। कैसे संबंध रखते थे, पारिवारिक रिश्ते रखते थे। वे इन सदस्यों के पारिवारिक उत्सवों और संस्कारों में भी शामिल होते थे और बड़े भाई या पुरोहित के समान
ढेर सारे आशीर्वाद देते थे, आशीष देते रहते थे। तो इसलिए फादर लेखक को बड़े भाई या पुरोहित के समान लगते थे। यानी कि उनके पारिवारिक रिश्तों में आते थे, उत्सवों में आते थे, संस्कारों में शामिल होते थे, और जैसे बड़े भाई या पुरोहित आशीर्वाद देते हैं वैसे वो देते थे, इसलिए वो उनको भाई या पुरोहित के समान लगते थे। बच्चों, इसका उत्तर समझ में आया होगा। तो चलें अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 मैंने क्या बोली, ध्यान देंगे। फादर बुल्के से बातें करने पर लेखक पर क्या प्रभाव पड़ता था? प्रश्न है, फादर बुल्के से बातें करने पर लेखक पर क्या प्रभाव पड़ता था? तो बच्चों ध्यान देंगे, फादर बुल्के से बातें करके लेखक को ऐसा लगता था कि मानो वे कोई शांत संगीत सुन रहे हो। ऐसा लगता था कि जैसे कोई शांत संगीत सुना हो। तो ये सुन करके उनको आभास होता था, महसूस होता था। समझ में आया होगा बच्चों। अगला प्रश्न है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। फिर से सुने प्रश्न। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है का आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चों ये प्रश्न हुआ। हाँ, तो ध्यान दें, क्या प्रश्न बोला था मैंने? फादर को याद करना एक उदास संगीत सुनने जैसा है, इसका क्या आपको आशय स्पष्ट करना था। तो बच्चों जिस प्रकार उदास संगीत सुनकर हमें क्या होता है, एक अद्भुत शांति की अनुभूति होती है। जैसे हम बड़े उदास संगीत सुनते हैं तो क्या होता है, हमें मन में एक शांति मिलती है, अनुभूति होती है शांति की। तो उसी प्रकार फादर को याद करने से मन में शांत के सागर में ऐसा लगता है, हमारा मन शांत के सागर में डूब जाता है। जब हम फादर को याद करते हैं तो ऐसा लगता है जैसा हमारा मन भी क्या है, शांत के सागर में डूब गया हो। तो इसलिए फादर को याद करना ऐसा लगता है जैसे एक उदास संगीत सुनने जैसा लगता है। समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इसके कुछ प्रश्न हुए। यद्यपि बहुत सारे भी प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न मैंने बताए। और आप अगर गद्यांश भली भांति पढ़ेंगे तो अन्य प्रश्नों के भी उत्तर दे देंगे। तो चले अगला संकेत और मैं भी बताती हूँ गद्यांश, उसको मैं पढ़ती हूँ भली बात, आप ध्यान देंगे और फिर आप उसको करेंगे। तो ध्यान देंगे। तो चलो बच्चों अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अगला मैं संकेत लिख दिया है मैंने, लेकिन मैं पूरा पढ़ती हूँ, ध्यान देंगे। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध से मैं भी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माता पिता सभी थे। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। घर में किसकी याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया था। एक भाई काम करता था, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसकी शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त कर उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। तो बच्चों ये गद्यांश रहा जिसको मैंने पढ़ा, आपने भी सुना होगा और साथ में पढ़ भी रहे होंगे। तो चलें प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं।
तो चलें प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न मैं पूछती हूँ, बताती हूँ आपको। पहला प्रश्न है, फादर के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। फादर के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों, फादर में तो बहुत सारी विशेषताएं थी, फिर भी कुछ 2 विशेषताएं मैं बताती हूँ, ध्यान दें। पहली विशेषता है, फादर हंसमुख स्वभाव के थे, यानी जो कभी क्रोध नहीं करते थे। बहुत हंसमुख स्वभाव के थे और क्या था, कभी क्रोध नहीं करते थे, यानी क्रोधित नहीं होते थे। दूसरी विशेषता है, फादर के मन में सभी के लिए प्यार व ममता थी। फादर के मन में सभी के प्रति क्या थी, प्यार एवं ममता का भाव था। तो बच्चों, ये 2 विशेषताएं मैंने बताई। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, सन्यासी बनने से पूर्व फादर क्या कर रहे थे। सन्यासी बनने से पूर्व फादर क्या कर रहे थे। तो जैसा कि बच्चों अभी पाठ में आपने पढ़ा ही है कि सन्यासी बनने से पूर्व फादर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। अभी आपने पढ़ा पहले इंजीनियरिंग। तो सन्यासी बनने से पूर्व फादर क्या कर रहे थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, फादर के परिवार में कौन कौन थे। फादर के, हाँ तो बच्चों अभी आपको समझ में आ गया होगा कि सन्यासी बनने से फादर क्या कर रहे थे, मैं कौन सी पढ़ाई कर रहे थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे ना। अगला प्रश्न है, फादर के परिवार में कौन कौन थे। आपने पढ़ा है फादर के परिवार में कौन कौन थे, नहीं कौन कौन साथ में थे उनके, आपने पढ़ा भी है, फिर भी मैं समझाती हूँ। फादर के परिवार में उनके पिता, भाई और एक बहन थी। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि फादर अपनी बहन के विवाह की चिंता में खोए देखे जा सकते थे, क्योंकि उसकी शादी थोड़ी देर से हुई थी। तो कौन कौन थे उनके परिवार में, उनके पिता, भाई और एक बहन। पिता, भाई और एक बहन थी उनके परिवार में, 3 लोग थे, पिता, भाई और एक बहन, ये उनके परिवार में थी। समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगला प्रश्न है, फादर मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे, यानी कहाँ के निवासी थे। जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, आपने किताब में पढ़ी है ना कि यूरोप के बेल्जियम रेम्स चैपल शहर में जन्मे, है ना। तो मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे। आप बहुत बड़ा उत्तर ना लिख के आप इतना ही बड़ा लिख सकते हैं कि फादर मूल रूप से बेल्जियम के रहने वाले थे। कहाँ से रहने के वाले थे, बेल्जियम। बेल्जियम, कहाँ के रहने वाले थे, बेल्जियम के रहने वाले थे। पहले भी है जैसा कि आपको बताया है कि यूरोप के बेल्जियम रेम्स चैपल शहर में जन्मे थे। फादर का पूरा नाम तो बच्चों आपको पता ही है, फादर कामिल बुल्के था। फादर का पूरा क्या नाम था, फादर कामिल बुल्के। पूरा नाम मैं बताती हूँ, देखें फादर का क्या नाम था, फादर कामिल बुल्के। फादर कामिल बुल्के पूरा नाम ये था। समझ में आ रहा होगा बच्चों। जैसा कि मैंने अभी पहले सारांश में भी आपको बताया कि जन्मभूमि उनकी वो जरूर रही थी, परंतु उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया था। तो इसलिए लेखक क्या करता है, लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है तब तक फादर बुल्के को याद किया जाएगा। तो यानी उन कर्मभूमि उनकी क्या थी, भारत, और जन्मभूमि उनकी थी यूरोप के बेल्जियम रेम्स चैपल शहर। तो इस तरह बच्चों आज मैं इतने गद्यांश पर आपको प्रकाश डाल रही हूँ। गद्यांश से संबंधित मैंने प्रश्न आपको बताए, आपको भली भांति बच्चों समझ में आ गए होंगे। फिर भी आप गद्यांश को पुनः पढ़ेंगे, समझेंगे और इस ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग से आप देख करके, सुन करके, समझ करके भली भांति प्रश्नों को करेंगे। यद्यपि ये भी ध्यान देंगे कि गद्यांश में ये आवश्यक नहीं है कि जितने मैंने प्रश्न बोले हैं वही पूछे जाएं। आपको अन्य भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं,
बस आप गद्यांश से संबंधित आप अच्छी तरह से उसको पढ़ेंगे ताकि अपने मन से भी प्रश्नों के उत्तर लिख सकें। सुविधा की दृष्टि के कारण मैंने आपको कुछ प्रश्नोत्तर बता दिए हैं अर्थग्रहण संबंधी, आपको भली बात समझ में आ गए होंगे। आप लिख कर कॉपी पर अच्छी तरह से और हमें अवश्य निरीक्षण के लिए भेजेंगे, है ना, इसमें के माध्यम में, ग्रुप के माध्यम से या क्लासरूम ऐप के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप लिखकर, जैसे कि आप पिछले उसमें पाठों में भी आप भेजते रहे हैं। कुछ बच्चे बहुत सक्रिय हैं। तो अब ध्यान दें, अब आपकी द्वितीय मासिक परीक्षा तो समाप्त हो गई, अब अर्धवार्षिक होगी तो पूर्ण रूप से तैयारी करेंगे, क्योंकि इसमें पूरा पाठ्यक्रम ही होगा। पाठ्यक्रम की चर्चा मैं बाद में बता दूंगी। ठीक है बच्चों, आज यहीं से समाप्त करती हूँ।